हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग तीसरा पार्ट देखेंगे शिक्षण कौशल का, जो आपकी सुपर टेट परीक्षा जूनियर प्राइमरी में यहाँ से 5 से 10 प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इसके पहले का पार्ट आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टि से ही ये सारे पार्ट तैयार किए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न 81 नंबर है। प्राथमिक शिक्षा में मदद करता है। तो प्राथमिक शिक्षा में क्या मदद करता है? बच्चे का सामाजिकरण, बच्चे का लोकतंत्रीकरण, पाठ्यक्रम की समझ, उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपयुक्त सभी। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा में बच्चे का सामाजिकरण, बच्चे का लोकतंत्रीकरण और पाठ्यक्रम की समझ जो है ये सभी मदद करता है। बच्चों का लोकतंत्रीकरण होना आवश्यक है, जो प्राथमिक शिक्षा का मुख्य घटक है। ठीक है, और इसमें जो है बच्चे स्वतंत्र होकर अपने कार्य एवं व्यवहार को संचालित करते हैं। और इसके अलावा बच्चों का सामाजिकरण जो है पाठ्यक्रम की समझ आदि प्राथमिक शिक्षा में सहायता करते हैं। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? शिक्षण विधियों में सक्षमता और विषय का ज्ञान, तो गलत हो जाएगा। उच्च मानक भाषा पढ़ाने की क्षमता, ये भी नहीं है। पढ़ाने की उत्सुकता, ये भी नहीं है। धैर्य और लगन। ठीक है, प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है धैर्य और लगन। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्राथमिक स्तर शिक्षकों का प्रमुख गुण धैर्य एवं लगन होता है, क्योंकि इस स्तर के बालकों की मानसिक क्षमता बहुत कम होती है तथा अधिगम कार्य बहुत कम गति से होता है। ठीक है, तो वहाँ पे धैर्य और लगन जो है दोनों शिक्षक में जरूरी हो जाता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है। मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे। पता लगता है कि बच्चों की उपलब्धता का, बच्चों के सीखने के स्तर ज्ञान होता है। शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सी उत्तर हो जाएगा। बच्चों के सीखने का स्तर पर ज्ञान होता है। ठीक है, मूल्यांकन किया जाना चाहिए क्योंकि बच्चों के सीखने के स्तर पर ज्ञान होता है। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो है बालकों के सीखने के स्तर का पता लगाया जाता है तथा साथ ही अधिगम प्रक्रिया में यानी सीखने की प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली समस्या का पता लगाया जाता है ताकि उसका उचित समाधान किया जा सके। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है। शैक्षिक भ्रमण अधिगम के लिए आवश्यक साधन है। तो यह रटने की आदत, तो रटने जहाँ पे आवे वहाँ पे गलत हो जाता है तुरंत। पाठचर्या समयपूर्ण होती है। यह कल्पना शक्ति का जो है विकास करता है। भ्रमण के स्थान के प्राप्त ज्ञान अस्थायी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य छात्र को विशेष परिस्थितियों का अनुभव प्रदान कराना है। ठीक है, क्योंकि शैक्षणिक भ्रमण से जो है प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है, वो कभी भूलता नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है। सीखने की खेल विधि उपयोगी है। बाल्यावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, युवा अवस्था में, परिपक्वावस्था में, किसमें? तो ये हो जाएगा बाल्यावस्था में। ठीक है, बाल्यावस्था की आयु होती है 6 से 12 वर्ष। ठीक है, इसमें जो है बालक के सीखने के लिए खेल विधि का सबसे उपयुक्त होती है, क्योंकि इस अवस्था में बालक के अंदर चंचलता की अधिकता, मन में अस्थिरता तथा समायोजन की भावना का अभाव पाया जाता है, जिससे जो है उनमें अधिगम यानी सीखना कार्य बहुत ही मंद होता है। और खेल विधि द्वारा जो है बच्चों में अधिगम की प्रक्रिया तेजी से किया जा सकता है। तो ये सीखने की खेल विधि की सबसे उपयोगी अवस्था जो होती है वो बाल्यावस्था होती है, जो 6 से 12 वर्ष मानी जाती है। 86 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन की प्रविधि है? मूल्यांकन की प्रविधि कौन सी है? प्रश्नावली, साक्षात्कार, मत सूची, ये सभी। तो यहाँ पे ये सभी हो जाएगा। ठीक है, मूल्यांकन वह प्रणाली होती है जिसके तहत बालक या व्यक्ति के सभी आयामों का परीक्षण किया जा सकता है। मूल्यांकन करने में जो है कई प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे साक्षात्कार करके, प्रश्नावली तैयार करके, मत सूची तैयार करके, ठीक है, तथा खेल विधि। ये सभी जो विधियाँ होती हैं ये मूल्यांकन की एक प्रविधि मानी जाती है। तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है। अधिगम का शिक्षा में योगदान है। तो अधिगम का शिक्षा में क्या योगदान है? व्यवहार में परिवर्तन, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, समायोजन में, उपयुक्त सभी में। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
अधिगम का शिक्षा में योगदान है। व्यवहार में परिवर्तन, नवीन अनुभव प्राप्त करने में भी ये सही योगदान देता है और समायोजन करने में भी ये योगदान देता है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, जिला प्रारंभिक शिक्षा योजना कब प्रारंभ की गई? जिला प्रारंभिक शिक्षा योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1994, 95, 96, कोई नहीं। तो ये सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1994 में। ठीक है, जिला प्रारंभिक शिक्षा योजना जो है नवंबर 1994 में प्रारंभ की गई थी और इसका उद्देश्य सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान करना था। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान करना, सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? क्या भूमिका नहीं है यहाँ पूछा है। तो शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये तो गलत बात है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो शिक्षक को निःशक्त बाल बच्चों पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, तो ये तो सही है। ठीक है, शिक्षक को सीखने में अक्षम के अतिरिक्त समय देना चाहिए, सही है। बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, ये भी सही है। तो यहाँ पे पूछा है कौन सी भूमिका नहीं है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्योंकि शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, समावेशी कक्षा में शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर पूरा ध्यान देना चाहिए, यह शिक्षक की भूमिका नहीं है। यह समावेशी शिक्षा वह होती है जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालक जैसे मंदबुद्धि बालक हुए, अंधे बालक हुए तथा प्रतिभाशाली बालकों को ज्ञान प्रदान किया जाता है। ठीक है, और समावेशी शिक्षा के द्वारा जो है सर्वप्रथम छात्रों में बौद्धिक शैक्षिक स्तर की जांच की जाती है और उसके बाद जो है उन्हें दी जाने वाली शिक्षा का स्तर जो है निर्धारित किया जाता है और यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसा शिक्षा प्रणाली है जो विशिष्ट क्षमता वाले बालकों हेतु जो है निर्धारित की जाती है, अतः इसे समावेशी शिक्षा का नाम दिया गया है। तो आप लोग ए ऑप्शन इसको सही कीजिएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन मिड डे मील कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 95, 96, 98, तो कब किया गया था? तो ये 98 में 15 अगस्त 1998 को। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 15 अगस्त 1995 में यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो सॉरी ये 95 यहाँ ऊपर है ना, हम इसको सोच लिए, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मध्याह्न मिड डे मील जो है कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है? तो ये जॉन डेवी से संबंधित है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि जो है जॉन डेवी की विचारधारा पर आधारित है, लेकिन इसको विकसित करने का श्रेय जो है कैलप्रैक्टिक के सम्मिलित प्रयास का परिणाम प्रोजेक्ट विधि है। ठीक है, इसके अनुसार जो है बालक के मस्तिष्क पर छपी हुई आकृति को बालक कभी भूलता नहीं है और इसलिए प्रोजेक्ट शिक्षण विधि बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षण विधि माना जाता है। ठीक है, तो ये संबंधित है जॉन डेवी से, और लेकिन इसको आप विकास करने का श्रेय जो है किलपैट्रिक को दिया जाता है। इसका विकास किलपैट्रिक दिया जाता है और इनके ये जॉन डेवी के विचारधारा से जो है संबंधित है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। 82 नंबर है, शिक्षक के व्याख्यान की गति विद्यार्थी के कार्य के ज्ञान को बाधित कर सकती है यदि वह अत्यधिक तेज या अत्यधिक धीमी है। इससे बचने के लिए शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए पूछ रहा है। तो सूचनाओं के बड़े भाग के बीच में विराम रखना, तो ये तो करना चाहिए। नई सूचना को प्रस्तुत करने के लिए तेज गति से व्याख्यान का प्रयोग, तो ये गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं पूछा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, शिक्षक को व्याख्यान की गति विद्यार्थी के कार्य को ज्ञान को बाधित कर सकती है यदि वह अत्यधिक तेज से या अत्यधिक धीमी से। इससे बचने के लिए जो है शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए। एक प्रश्न कर रहा है कि शिक्षक जब व्याख्यान करता है तो किसी विद्यार्थी की
विद्यार्थी के ज्ञान को बाधित कर सकता है यदि शिक्षक बहुत तेज गति से पढ़ाता है या बहुत स्लो गति से पढ़ाता है, तो विद्यार्थी का जो ज्ञान है वो बाधित हो सकता है। तो इससे बचने के लिए जो है शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो नई सूचना को प्रस्तुत करने के लिए तेज गति से व्याख्यान का प्रयोग करना, तो यही नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, सूचनाओं के बड़े भागों के बीच विराम रखना ही चाहिए, तो हो ही सकता है, ठीक है। अब गति की विभिन्नता के द्वारा विद्यार्थी का ध्यान बनाए रखना, ये भी हो सकता है। जब शिक्षक की गति अत्यधिक तेज हो तो वो अक्सर पुनः वाक्य बोलना चाहिए, ये भी सही है, ठीक है। तो क्या नहीं करना चाहिए, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षा को प्रारंभ किया था। तो प्राथमिक शिक्षा को किसने प्रारंभ किया था? मिशनरियों ने, ब्रिटिश द्वारा, राम गोखले ने, इनमें से कोई नहीं। तो ये मिशनरियों द्वारा तैयार किया गया था, प्रारंभ किया गया था, ठीक है। प्राथमिक शिक्षा जो है मिशनरियों द्वारा प्रारंभ की गई थी और इनकी शिक्षा का उद्देश्य था ईसाई धर्म का प्रचार करना। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड मैकाले ने आज्ञा पत्र को कब बताया था? तो ये 1813 में था ना, हाँ। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लॉर्ड मैकाले ने आज्ञा पत्र को 1813 ईस्वी में जो है बताया था। 85 नंबर है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता। बच्चों की नियमित उपस्थिति, निःशक्त बच्चे, 14 से 18 आयु के बच्चे, 16 से 14 अर्ब आयु के बच्चे, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 है वो किस पर लागू नहीं होता? तो 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे के ऊपर ये लागू नहीं होता है, ठीक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 था भारत के 6 से 14 वर्ष तक के समस्त बच्चों की शिक्षा से संबंधित प्रावधान करता है। और आरटीई 2006 जो है 6 वर्ष से पूर्व के आयु वर्ग एवं 14 वर्ष के बाद के आयु के वर्ग बच्चों पर ये लागू नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, निरीक्षण विधि में किया जाता है। तो निरीक्षण विधि में क्या किया जाता है? तो दूसरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। निरीक्षण विधि में दूसरे के व्यवहार को अध्ययन किया जाता है। निरीक्षण प्रक्रिया में कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कार्यों की जांच अध्ययन करता है। निरीक्षण के द्वारा जो है स्वयं का मूल्यांकन करना पक्षपातपूर्ण होता है, इसलिए निरीक्षण जो है विधि में दूसरों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है तथा जाँच पक्षपातपूर्ण न होकर जो है तटस्थ रहे, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो विद्यार्थियों में उपलब्धि को मापना, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना, ठीक है। जहाँ पे निदान और उपचार हो वही मूल्यांकन जो है होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मूल्यांकन एक निर्णयात्मक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विषय वस्तु की उपयोगिता के विषय में निर्णय प्रदान किया जाता है। यह निर्णय बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण एवं परिपक्व होता है। साथ ही योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य का पता लगाना होता है कि सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार कैसे होना चाहिए, ठीक है। तो जहाँ पे निदान और उपचार दिखे वही शुद्ध रूप से मूल्यांकन माना जाता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 88 नंबर प्रश्न है, आप एक कक्षा के शिक्षक के तौर पर छात्रों को प्रेरित करते हैं। निर्देश निर्धारित कर, श्यामपट्ट का प्रयोग कर, दृष्टांत उदाहरण के द्वारा, छात्रों में सक्रिय भागी द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये सभी के द्वारा हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये सभी आपका सही हो जाएगा। आप कक्षा में एक शिक्षक के तौर पर छात्रों को प्रेरित करते हैं निर्देश के आधार पर, श्यामपट्ट का भी प्रयोग करके, ठीक है, दृष्टांत यानी उदाहरण भी दे करके, छात्रों की सक्रिय भागीदारिता के द्वारा भी हम जो है छात्रों को प्रेरित करते हैं। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। तो समावेशी शिक्षा द्वारा, समाकलन द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग जानते होंगे समावेशी शिक्षा के द्वारा जो है निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, CCE में औपचारिक और योगात्मक निर्धारण का कुल मूल्य होता है। तो CCE का पूरा नाम पहले आप लोग जान लीजिए। CCE जो होता है कंटिन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, ठीक है, अर्थात सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ठीक है। इसको कहा जाता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसको इंग्लिश में कहा जाता है कंटिन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन, ठीक है। इसमें जो है औपचारिक और योगात्मक निर्धारण का
कुल मूल्य होता है तो कितना % होता है, तो ये 40 और 60% होता है। 40% सतत होता है और 60% व्यापक मूल्यांकन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। आप लोग तैयारी में से जुड़े रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।